देखिए, इसके पहले कि हम लोग लेक्चर की शुरुआत करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, 2 मिनट आप लोगों का लगना है, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हमारा चल रहा है, जहां पर हम 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में विद आंसर की। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको मंथली करंट अफेयर्स क्विज प्रदान करेंगे, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक का होगा। और साथ ही साथ मंथली एडिटोरियल्स का संग्रह भी आपको प्रदान किया जाएगा, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 के मध्य तक का होगा। और साथ ही साथ सभी विषयों के लगभग 100 पेज के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि करंट से रिलेटेड होगा। और लगभग 10 से 11 पेज के नोट्स आपको डेली, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको वह नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इन सब के लिए जो फीस है वह मात्र 300 रुपये है। और इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके मैसेज करना होगा। तो फिलहाल चलिए चलते हैं सीधा लेक्चर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र के आधुनिक भारत के इतिहास का डिस्कशन का सीरीज चल रहा है, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे फिलहाल अपने इस लेक्चर में दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन के बारे में। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ए कलकत्ता, बी बम्बई, सी पटना या डी लखनऊ। तो ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की जो राजधानी थी वह थी कलकत्ता। थोड़ी सी कहानी और थोड़ी सी बात अगर हम आगे बढ़ें, उसके पहले दिल्ली दरबार के बारे में कर लें, तो 3 दिल्ली दरबारों का या 3 बार दिल्ली दरबार या फिर दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया था संपूर्ण ब्रिटिश शासनकाल में, जिसमें पहली बार इस दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था वर्ष 1877 में। उस वक्त जब भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन। आपको वैसे इन सब के बारे में बहुत अच्छे से और डिटेल से तीनों दिल्ली दरबारों के बारे में मैंने बताया भी है, फिलहाल छोड़िए। देखिए, 1877 में लॉर्ड लिटन के समय प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें महारानी विक्टोरिया जो है उनको भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के साथ साथ कैसर ए हिंद की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, कब? तो प्रथम दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कह रहा हूँ, भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के साथ साथ कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। और ठीक इसी समय यानी कि वर्ष 1877 में ही दक्षिण भारत में भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें हजारों व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में धन की नाहक बर्बादी या बेशुमार धन की बर्बादी की जा रही थी। बात करते हैं द्वितीय दिल्ली दरबार की। तो द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड कर्जन के समय आयोजित किया गया था और समय था सन 1903 का। और इस समय जो है यानी कि द्वितीय दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड 7 को या एडवर्ड 7 को जो है भारत का सम्राट घोषित किया गया था। अब बात करें तीसरे और अंतिम दिल्ली दरबार की। तो तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन वर्ष 1911 में, यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ, ठीक है। तो तीसरे दिल्ली दरबार का आगमन जो है 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय किया गया। और इसी समय भारत की राजधानी को कलकत्ता से परिवर्तित करके दिल्ली करने की घोषणा की गई। और साथ ही साथ जॉर्ज पंचम को भारत का सम्राट और इनकी पत्नी महारानी मैरी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। दरअसल महारानी मैरी और जॉर्ज पंचम दोनों ही इस समय भारत आए थे सन 1911 के द्वितीय दिल्ली दरबार के समय। तो फिलहाल आइए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारतागमन 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई और 1912 में दिल्ली जो है वह भारत की राजधानी बन गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लॉरेंस, सी लॉर्ड मिंटो या डी लॉर्ड हार्डिंग। तो फिलहाल अभी हमने इसका आंसर देखा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है उस समय भारत के वायसराय थे जब
भारत की राजधानी परिवर्तित की गई थी कलकत्ता से दिल्ली, यानी कि वर्ष 1912 में। हालांकि इसकी घोषणा जो है 12 दिसंबर 1911 को ही कर दी गई थी। दिल्ली भारत की राजधानी बनी ए 1910, बी 1911, सी 1916 या डी 1923। तो इसका यहाँ पर जो सही और उपयुक्त उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1911, 12 दिसंबर 1911। देखिए, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा वर्ष 1911 में की गई थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण वर्ष 1912 में हुआ था। स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्पों में 1911 और 1912 दोनों ही होगा तो आपको 1912 के साथ जाना चाहिए। फिलहाल जो अगला प्रश्न है वहाँ पूछा जा रहा है कि किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो चूंकि यहाँ पर 11 और 12 दोनों हैं तो आपको पहले ही बताया गया कि आपको 1912 के साथ जाना होगा। अगर यदि घोषणा की बात होती तब आप 1911 के साथ जाते। नेक्स्ट और अगला सेम प्रश्न है कि दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनाई गई। तो यहाँ पर 1912 नहीं है तो आपको भी 1911 के साथ ही यहाँ पर जाना होगा। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। ए लॉर्ड कर्जन पर, बी लॉर्ड मेयो पर, सी लॉर्ड मिंटो पर या डी लॉर्ड हार्डिंग पर। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी। इसी को दिल्ली षड्यंत्र कहा गया था, जिसके बारे में क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में जब हम चैप्टर में डिस्कशन कर रहे थे तो आपको बताया भी गया था। और इसके जो प्रमुख कर्ता धर्ता थे वह थे रास बिहारी घोष, जो कि बाद में भाग गए थे जापान। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग इस भ्रम में था कि उसने जो है संतुष्ट कर दिया है सभी को, मतलब उसने काफ़ी क्या कहते हैं, लोगों को या नेताओं को या जो भारतीय समाज है उसको काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट कर दिया है अपने कार्यों से। बंगाल का विभाजन रद्द करने की मांग की जा रही थी, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया, बाद में राजधानी भी परिवर्तित कर दिया। ठीक है, हालांकि ऐसी मांग नहीं की जा रही थी लेकिन राजधानी का परिवर्तन कर दिया गया। उसके बाद इसको लग रहा था कि इसने जो है अब क्रांतिकारी आंदोलनों को सफलतापूर्वक दबा दिया है, लेकिन शीघ्र ही इसका मोह भंग होता है जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था और उसी समय उस पर चांदनी चौक में बम फेंका गया था। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। ए मास्टर अमीरचंद, बी भगवती चरण वोहरा, सी भाई बाल मुकुंद, डी अवध बिहारी। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वोहरा जो है वह हार्डिंग बम कांड या फिर दिल्ली षड्यंत्र कांड से संबंधित नहीं थे। देखिए, हार्डिंग बम कांड जो है वह दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी, इनको गिरफ्तार किया गया और इसमें से 4 को फांसी और 2 को आजीवन कारावास, 2 को जो है 7 वर्षों के कारावास की सज़ा दी गई थी। ठीक है, दीनानाथ सरकारी गवाह बन गए थे, इस कारण उनकी सज़ा जो है वह कुछ कम हो गई थी। भगवती चरण वोहरा इसमें शामिल नहीं थे और मुख्य भूमिका निभाने वाले इसमें थे रास बिहारी बोस, जो कि जापान भाग गए थे। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। ए 1905, बी 1912, सी 1936 या फिर डी 1946। तो चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1912 को बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हो गया था। उस समय जब दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द घोषित करने के साथ साथ बंगाल को पुनः विभाजित करते हुए उससे बिहार और उड़ीसा और साथ ही साथ असम को अलग करते हुए असम में एक नए क्षेत्र सिलहट को जोड़ दिया गया था। इसके बारे में जब हम बंग भंग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो सब कुछ देखे थे। फिलहाल जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया और साथ ही साथ बिहार और उड़ीसा को
बंगाल से अलग कर दिया गया। यह विभाजन वर्ष 1912 में लागू हुआ और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर दिया गया था। ठीक, तो फिलहाल इसी के साथ यह चैप्टर हमारा समाप्त होता है। इसी में आगे हम अगले चैप्टर के बारे में बात करते हैं, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के बारे में। तो चूँकि डिस्कशन जो है वह प्रश्नों के ही माध्यम से होता है, चलते हैं सीधा प्रश्न की तरफ और बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। ए अलीगढ़ में, बी इलाहाबाद में, सी लखनऊ में या फिर डी लाहौर में। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। दिसंबर 1916, स्थान लखनऊ। अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का एक साथ आयोजित किया गया और इस अधिवेशन में यानी कि इस समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक, बाकी अन्य के बारे में अभी आगे बात होती है। देखिए, पूछा जा रहा है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी AC मजूमदार या फिर अंबिका चरण मजूमदार ने इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करते हुए मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया था, जिसे कांग्रेस लीग समझौता या फिर कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है फिलहाल, या लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, तो यह हुआ था वर्ष 1916 में। देखिए, वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। परिणाम स्वरूप 19 स्मरण पत्र जारी किए गए। ठीक है, जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया था। एक मेमोरेंडम जारी किया गया था, ठीक है, जिसमें दोनों ही पार्टी किस किस बात को लेकर के सहमत हैं इसके बारे में विचार दिया गया था और साथ ही साथ इनके भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया गया था। ठीक है, हालांकि यह एक अल्पकालिक समझौता साबित हुआ। खिलाफत के बाद जो है यह समझौता पुनः टूट गया था। ठीक है, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? ए एनी बेसेंट, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मैडम कामा या फिर डी फिरोज शाह मेहता। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। आपको बताया गया कि 1907 में सूरत में कांग्रेस में विभाजन होता है, जिसमें उग्रवादी अलग चले गए थे और उदारवादी अलग हो गए थे, लेकिन 1916 के इस लखनऊ अधिवेशन में इनका भी एकीकरण हुआ था, जिसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी एनी बेसेंट और रविन्द्रनाथ टैगोर का बाल गंगाधर तिलक ने। वहीं मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराने में जो प्रमुख भूमिका निभाने वाले शख्स थे वह थे मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक। देखिए यहाँ पर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता AC मजूमदार ने की थी, दो दृष्टियों से स्मरणीय है। पहला, उग्रवादी जिन्हें 9 वर्ष पूर्व कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, उनका कांग्रेस में पुनः प्रवेश होता है। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट व तिलक ने बड़ी भूमिका अदा की थी, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक ने कांग्रेस लीग समझौते में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। एक मिनट रुकिए थोड़ा। तो चल, अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता करवाया था? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराने वाले जो प्रमुख शिल्पकार थे वह थे बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें। यहाँ पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? ए मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार करना, बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया, सी कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था तो कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार कर लिया था,
ठीक है, उन्होंने यह स्वीकार किया कि मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान कर दिया जाए, जो कि 1909 से ही जिसका कांग्रेस लगातार विरोध करती आ रही थी, मार्ले मिंटो सुधारों के बाद से ही। दूसरी जो चीज़ हुई वह इस समझौते में हुई कि उग्रवादी और अतिवादी जो है वह एक दूसरे के करीब आ गए, यानी कि उनका पुनर्प्रवेश हो गया उग्रवादियों का कांग्रेस दल में। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण और एक अन्य घटना घटी थी वह थी 19 मेमोरेंडम या 19 स्मरण पत्रों को जारी करना। इसके अंतर्गत था क्या, तो देखिए जो 19 स्मरण पत्र या मेमोरेंडम जो जारी किया गया था उसमें यह था कि ब्रिटिश सरकार से भारत को अविलंब स्वशासन प्रदान करने की मांग की गई थी। ठीक है, स्वशासन प्रदान करने की मांग की गई थी, स्वराज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वशासन प्रदान करने की मांग की गई। प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या को बढ़ाने की बात की गई। इसके अलावा और विधान परिषदों को और अधिक अधिकार प्रदान करने की बात की गई, और साथ ही साथ वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे से ज़्यादा भारतीयों को सदस्यों के रूप में शामिल करने की मांग की गई थी इस 19 स्मरण पत्र में या फिर इस 19 मेमोरेंडम के पत्र में। फिर से मैं बताता हूं, तो देखिए लखनऊ समझौते के अंतर्गत जो 19 स्मरण पत्र जारी किया गया था उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से यह स्मरण पत्र जारी किया था, पहली चीज़। ठीक है, और इसमें ब्रिटिश सरकार से भारत को अविलंब स्वशासन प्रदान करने, प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाने तथा उन्हें और अधिक अधिकार प्रदान करने एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे से अधिक सदस्यों की मांग की गई थी भारतीयों के रूप में, या यूं कह लीजिए तो आधे से ज़्यादा सदस्यों के रूप में भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी। ठीक है, तो फिलहाल इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा हो गया। देखिए लखनऊ समझौता 1916 के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। डॉक्टर RC मजूमदार ने लखनऊ समझौते की आलोचना करते हुए लिखा कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः वह नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। ठीक है, और लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग प्रशस्त किया था, यह कहना था RC मजूमदार का। ठीक है, एक चीज़ और जानते रहिए कि मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध भी किया था, शायद प्रश्नों में नहीं है अभी आगे, तो यह चीज़ आप जानते रहिएगा। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है इस लीग समझौते का विरोध भी किया गया था, कांग्रेस लीग समझौते का विरोध किया गया था। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था 1916 का। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? ए 1916 से 11, 1916 से 22, 1917 से 21 और 1940 से 46। यह देखिए मैं पहले ही बताया था कि यह एक अल्पकालिक समझौता साबित हुआ था और असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन के समाप्त होते ही यह समझौता भी धीरे धीरे भंग हो गया था। ठीक है, तो 1916 से 1922 तक यह समझौता जो है वह कार्य करता रहा था। देखिए 1916 से 22 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही थी। 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना रास्ता पकड़ लिया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? ए अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। बी इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। सी महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं।
चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी कहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ना इसका। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, जबकि अंबिका चरण मजूमदार या एसी मजूमदार जो है 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ पे ए दिया भी है, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो देखिए 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। एसी मजूमदार इसके अध्यक्ष बने और उन्होंने कहा कि 10 वर्षों के दुखद अलगाव तथा गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमे उदारवादी और उग्रवादियों ने अब यह महसूस किया है कि अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत है और अब भाई भाई फिर मिल गए हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की भी मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत करवाया था। ठीक है, बाकी अन्य कथनों के बारे में हमने डिटेल से देखा भी है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, समय देख लेते हैं, अभी अच्छा खासा समय है, 10 मिनट 15 मिनट अभी और दिया जा सकता है। ठीक है, तो आइए अगला चैप्टर भी हम लोग आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं, जिसका नाम है होम रूल लीग आंदोलन। तो चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ और बात करते हैं इस चैप्टर के पहले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया। ए एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर डी तिलक। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल आंदोलन को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। दरअसल एनी बेसेंट ने ही 1914 में अपने पत्र कॉमनवेल्थ में इस होम रूल आंदोलन की व्याख्या की थी। इसमें किस प्रकार की चीज़ें होंगी, किस प्रकार के कार्य किए जाएंगे, इसके बारे में बताया था, जैसे कि राजनैतिक सुधार होने चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक सुधार, यह सब आधारभूत कार्यक्रम बताए थे। 1914 में प्रकाशित अपने कॉमनवेल्थ पत्रिका के एक लेख में एनी बेसेंट के द्वारा या एनी बेसेंट ने, हालांकि और एक सेकंड, इसी कारण एनी बेसेंट को ही लीग का या होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभकर्ता माना जाता है। हालांकि होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना जो है वह अप्रैल 1916 में ही कर दी गई थी तिलक के द्वारा, जबकि एनी बेसेंट के होम रूल लीग की स्थापना की गई थी सितंबर 1916 में। अभी आगे हम लोग देखेंगे प्रश्नों में। देखिए एक्सप्लेनेशन को इसको देखिए, तो भारत में होम रूल लीग आंदोलन में सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग आंदोलन को सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम 1916 में तिलक ने की थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में। तो यहीं सीधा पहला ही विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर ए, तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, देखिए 1916 में तिलक ने एवं अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपने अपने लीग का प्रचार और प्रसार भी किया था और दोनों लीग एक दूसरे से सर्वथा स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे। यह भी अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, क्षेत्र इनके अलग अलग थे। एनी बेसेंट का लीग जो है वह व्यापक पैमाने पर फैला हुआ था, जबकि वह अधिक संगठित नहीं था, जबकि तिलक का लीग जो है वह कुछ निश्चित क्षेत्रों में फैला हुआ था और अत्यधिक संगठनात्मक रूप से कार्य कर रहा था। फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही हैं। ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बी, गृह शासन आंदोलन से, सी, खिलाफत आंदोलन से या डी, असहयोग आंदोलन से। तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित रही थी गृह शासन आंदोलन या फिर होम रूल आंदोलन से।
देखिए, एनी बेसेंट मुख्यतः गृह शासन या होम रूल आंदोलन से संबंध रही। भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट के द्वारा ही बनाई गई थी। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनैतिक सुधारों के लिए आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय भी रहा था। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ ना, बार बार इधर उधर की जो चीज़ें हैं कन्फ्यूजन वाली वह दूर हो जाएं आपकी। एक सेकंड रुकिए। तो चलिए, पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था ए स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन, बी होम रूल आंदोलन, सी पृथकतावादी आंदोलन या फिर डी स्वराज्यिस्ट पार्टी आंदोलन। तो फिलहाल सही आंसर सबको पता है, वेट क्या किया जाए, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी होम रूल आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी एम सुब्रमण्यम अय्यर या फिर डी टी.एस. अलकाट। चलिए, तो टी.एस. अलकाट जो थे इनकी मृत्यु हो चुकी थी वर्ष 1907 में ही, जबकि होम रूल लीग की स्थापना जो है वह की गई थी 1916 में। फिर चाहे वह तिलक का होम रूल लीग हो जिसकी स्थापना अप्रैल 1916 में की गई हो, या फिर एनी बेसेंट का होम रूल लीग हो जिसकी स्थापना सितंबर 1916 में की गई थी। ठीक है, और एस सुब्रमण्यम अय्यर जो है वह एनी बेसेंट के ही होम रूल लीग से संबंधित थे। देखिए, टी.एस. अलकाट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटीज़ की स्थापना से संबद्ध थे। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की या होम रूल लीग को प्रारंभ किया था। एस सुब्रमण्यम भी एनी बेसेंट के होम रूल लीग की स्थापना से संबद्ध थे। एनी बेसेंट के द्वारा अपने होम रूल लीग की स्थापना जो है मद्रास के अडयार क्षेत्र में की गई थी। ठीक है, थोड़ा सा अगर सारी चीज़ें आपको यहीं पर बता दूं तो ठीक रहेगा क्या। तो देखिए, जानते चलिए, एकदम इत्मीनान से और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अपने कान खुले रख करके, और नज़र चाहे आप मोबाइल से हटा भी सकते हैं। ठीक, तो देखिए, तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों का बंटवारा करते हुए इस होम रूल लीग आंदोलन को शुरुआत किया था। और इसकी के दौरान तिलक ने इस आंदोलन में यह नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, तिलक के द्वारा यह नारा दे दिया गया था। और अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में हुए पेन कहाँ गई तिलक ने बेलगांव में हुए एक समारोह या एक आयोजन में इस होम रूल के गठन की घोषणा की। और आगे चल कर के तिलक ने पूना में अपने होम रूल लीग को स्थापित किया। ठीक है, और तिलक का जो कार्य क्षेत्र था वह सीमित था। तिलक के होम रूल का जो कार्य क्षेत्र था वह कर्नाटक, महाराष्ट्र, जिसमें बम्बई को छोड़ दिया गया था। ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार का क्षेत्र शामिल था तिलक के होम रूल लीग में। ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र में बम्बई के क्षेत्र को छोड़ दिया गया था तिलक के द्वारा। तो वहीं अगर बात करें एनी बेसेंट के होम रूल लीग की या एनी बेसेंट के लीग की, तो देखिए, एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की थी। और कहाँ से की थी, तो मद्रास के अडयार क्षेत्र से। ठीक है, महाराष्ट्र कह रहा हूँ, मद्रास के अडयार क्षेत्र में या अडयार क्षेत्र से एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग को शुरू किया था। और तिलक के कार्य क्षेत्र के अलावा शेष भारत में जितना भी क्षेत्र था वह एनी बेसेंट के लीग का कार्य क्षेत्र था। ठीक है, और एनी बेसेंट के ही लीग से मुख्य रूप से जुड़े हुए थे जॉर्ज अरुंडेल, सी.पी. रामास्वामी अय्यर, मोतीलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, चितरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी, एस सुब्रमण्यम अय्यर, यह सभी जो है वह एनी बेसेंट के
लीग से जुड़े हुए थे। इस कारण एनी बेसेंट का लीग जो है वह उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन सब क्षेत्रों में अधिक प्रभावी भी सिद्ध हुआ था और इसी होम रूल लीग आंदोलन के प्रभावाधीन ही जो है आगे चल करके वर्ष 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था। जरा आप लोग कमेंट करके बताइए कि कांग्रेस के इस सम्मेलन का कहाँ पर जो है अधिवेशन, यह कौन सा अधिवेशन, यह अधिवेशन जो है वह किस क्षेत्र में संपन्न हुआ था, यह आपको बताना है कमेंट करके। ठीक, तो फिलहाल चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न पर, या इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन भी देख लें। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। ए CR दास, बी S सुब्रमण्यम अय्यर, सी एनी बेसेंट, या फिर डी बाल गंगाधर तिलक। चलिए फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, CR दास जो है वह होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, बी 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, सी 1918 में होने वाली प्रथम यूपी किसान सभा, या फिर डी 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NFTU सभा। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको बताया गया कि उग्रवादी अतिवादी एक हो गए थे किनके प्रयासों से, एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से। तो वहीं मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य भी समझौता हुआ किसके प्रयासों से, मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से। अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो AC मजूमदार जो है उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि ए इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, बी आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, सी हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, या डी इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, इसने देश के सामने सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। शुरू में ही आपको बताया गया कि एनी बेसेंट के स्वशासन की मांग के अंतर्गत क्या शामिल था, तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनैतिक सुधारों की रणनीतियों का इस होम रूल आंदोलन के दौरान काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया था। एनी बेसेंट के पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के द्वारा, तो तिलक के मराठा और केसरी के द्वारा, जिसमें तिलक का मराठा अंग्रेजी भाषा में छपता था और केसरी जो है वह मराठी भाषा की पत्रिका थी। ठीक, देखिए होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज्य का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन का अधिकाधिक प्रावधान या व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। ए सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। बी तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। सी तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था। और डी तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रहीं। फिलहाल जो इसका सही आंसर है ना वह कोई भी सही नहीं है, क्योंकि तिलक और बेसेंट में किसी प्रकार का मतभेद नहीं था, बल्कि इनके लीग के कार्यकर्ताओं के मध्य जरूर विचारों का मतभेद था। ठीक है, या विचारों का अलगाव था और कुछ नहीं। मतलब विचार भी ऐसे थे कि कुछ लोग तिलक को पसंद नहीं करते थे तो कुछ लोग एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे, बाकी कुछ ऐसा नहीं था। यह इनके द्वारा भी स्वयं ही स्पष्ट किया गया था। आइए इस एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए मूलतः होम रूल लीग की स्थापना के संबंध में जो योजना थी वह एनी बेसेंट ने बनाई थी। आयरलैंड की तर्ज पर ही इनके द्वारा जो है यहाँ पर भी होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इस आंदोलन या स्वशासन आंदोलन या गृह शासन आंदोलन अथवा
होम रूल आंदोलन का शुभारंभ जो है वह 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ शुरू होता है। इस पत्रिका में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया। कार्यक्रम का अनुसरण 2 पृथक होम रूल लीग की स्थापना के द्वारा किया गया। दोनों लीगें एक दूसरे की पूरक थी। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। ध्यान करते चलिए गए, इंडियन होम रूल लीग किसका था? इंडियन होम रूल लीग था तिलक का, ठीक है। और इसके 5 माह बाद सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को स्थापित किया। तिलक के लीग कहाँ तक था? तो तिलक के लीग का जो क्षेत्र था वह था कर्नाटक, महाराष्ट्र, जिसमें बम्बई को छोड़ दिया गया था, मध्य प्रांत और बरार। यानी जो तिलक का लीग था वह 6 शाखाओं में ही सीमित था, जबकि देश के बाकी हिस्सों में या संपूर्ण देश में एनी बेसेंट के लीग के जिम्मे आ गया था संपूर्ण देश का पूरा क्षेत्र तिलक के लीग के अलावा जो शेष बचता है, ठीक। अब बेसेंट ऐसा हुआ क्यों? इतना जल्दी तिलक का लीग प्रसारित नहीं हो पाया, एनी बेसेंट का लीग क्यों प्रसारित हो गया? तो देखिए, बेसेंट के लीग का जो संगठन था वह अत्यंत ढीला था। कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक के लीग का संगठन जो है वह बहुत मजबूत था और सभी 6 शाखाओं के काम और क्षेत्र भी निर्धारित किए गए थे। दोनों लीगों ने अपना विलय इसलिए नहीं किया क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में तिलक के कुछ समर्थक मुझे नहीं पसंद करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी भी प्रकार का झगड़ा या विभेद नहीं है, ठीक है। इस प्रकार तिलक और बेसेंट में भी कोई भेद नहीं था, मतभेद नहीं था। अगला प्रश्न है कि तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया, तो एक में इस लीग को कभी भी नहीं मिलाया गया था, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ए एनी बेसेंट, बी एओ ह्यूम, सी माइकल मधुसूदन दत्त या फिर डी आर पाम दत्त। जरा एक काम करिएगा, इस प्रश्न में आप फेबियन को सर्च कीजिएगा गूगल में। थोड़ा सा आपको भी मेहनत कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी चीज़ें आसान होंगी, थोड़ा सा डिटेल में आप इसको समझिएगा कि फेबियन आंदोलन और होम रूल आंदोलन फ़र्क क्या है और समानता क्या है। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट ने फेबियन आंदोलन को प्रस्तावित किया था, ठीक। तो जाहिर सी बात है कुछ लोग तो समझ गए होंगे, समझ गए हैं तब भी आप गूगल कर लीजिएगा, जो नहीं समझें वह भी ज़रूर गूगल करिएगा, नहीं मिलने पे कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं। एनी बेसेंट पहला होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। दूसरा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। तीसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी। आपको नीचे कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। देखिए, भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट को ही उत्तरदायी माना जाता है। 2 जनवरी 1914 को इन्होंने अपनी साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ में इस संदर्भ में लेख भी लिखा था और लीग के बारे में बताया था कि लीग के अंदर या होम रूल के अंदर किस प्रकार के कार्य किए जाएंगे या किस प्रकार की मांग की जाएगी। फिलहाल बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास के अडेयार क्षेत्र में अपने होम रूल लीग की स्थापना की। इसके पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्रों में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1917 की प्रथम महिला अध्यक्ष भी चुना गया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावेटस्की और कर्नल अलकाट ने की थी, जिसमें एनी बेसेंट 1889 में शामिल होती हैं। आगे चल कर के 1907 में जब कर्नल अलकाट की मृत्यु हो जाती तो उसके बाद एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष भी बन जाती हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि इस चैप्टर का भी अंतिम प्रश्न है और इस लेक्चर का भी।
1920 में निम्नलिखित में से किसी ने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग, बी, हिंदू महासभा, सी, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, या डी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था, उस समय जब भारतीय होम रूल लीग की क्या कहते हैं कमान जो है महात्मा गांधी के हाथों में आती है। ठीक है, देखिए, होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तथा एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में किया गया था। तिलक की होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी, जिसमें महाराष्ट्र में बम्बई में यह कार्यरत नहीं थी। तिलक की होम रूल लीग देश के बाकी हिस्सों में एनी बेसेंट की लीग थी। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख दिया था। ठीक है, तो फिलहाल अपने अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलनों के बारे में, और इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।